Hello, dear bankers. I Diksha Sharma. Welcome you all on this Edutar platform. So, if you are preparing for CAB December 2026, तो ये सीरीज कैब ऑन द गो आपके लिए है क्योंकि यहाँ हम आपके बीएफएम के सिलेबस को इस तरह से कवर कर रहे हैं दैट विद इन 50 लेक्चर्स हम आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिले हैं उन्हें हम यहाँ कवर कर पाएं ताकि आप मिनिमम 50 मार्क्स सिक्योर कर पाएं इस सब्जेक्ट में। तो ये इस सीरीज का 11th लेक्चर है। 10th लेक्चर जो 10 लेक्चर है वो ऑलरेडी जो है हम डिलीवर कर चुके हैं और आज जो है हम मॉड्यूल ए से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंस को कवर करने जा रहे हैं। आई होप इस टॉपिक के थ्रू आप जो है वो एग्जाम में कुछ अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाएं। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द कंटेंट टू यू, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर में जो आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डिटेल में गो थ्रू करना चाहिए। क्यों? इससे आपको समझ आता है कि एग्जाम का एक्चुअली में पैटर्न क्या है और आपको जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप उसके अकॉर्डिंगली बनाएं। तो आपकी स्ट्रेटेजी को हेल्प करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू विद फ्री ई बुक्स जहाँ पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है ये पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फॉर दैट पर्पस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट के इस पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ डिटेल्स हैं। अगर आप इन्हें फिल करते हैं तो आप इन ई बुक्स का जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। ये आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में और इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। इट इज़ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इन ई बुक्स में आपको क्या मिलेगा? देखिए, हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने इस ई बुक्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत की है ताकि ये एक ही जगह पे आपको बहुत अच्छे से क्या मिल जाए, बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएं। अदर देन दैट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनकी आपको क्या मिल जाए, यहाँ पे क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाए। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पीवाईक्यूज विद देयर आंसर्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड डिटेल सिलेबस। तो अगर आप भी इसका बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो इन ई बुक्स को डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इन डिटेल्स को फिल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड में। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो भी हमारे एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर रहते हैं दे ऑलवेज दिस इज अ नीड ऑफ अ फंड्स। ठीक है, उनको हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब कुछ फंड्स वो क्या करते हैं, सेल्फ फाइनेंस करते हैं। ठीक है, अदर फंड्स के लिए वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज के पास जाते हैं या अदर सोर्सेज के पास जाते हैं सो दैट दे कैन अरेंज अ फाइनेंस ताकि वो अपनी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसे क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो आज हम सबसे पहले करेंगे व्हाट आर द वेरियस एक्सपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक्सपोर्ट फाइनेंस होता क्या है। एक्सपोर्ट फाइनेंस एक तरह का लोन है। ठीक है, एक तरह का लोन है जो किसे दिया जाता है, विच इज गिवन टू द एक्सपोर्टर बाय द बैंक। ठीक है, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बैंक के द्वारा क्या दिया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब क्यों दिया जाता है? ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स, ठीक है, क्योंकि देखो उन्हें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद उनको पैकेजिंग के लिए चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। तो इन सभी खर्चों के लिए, ठीक है, चाहे वो खर्चा एक्सपोर्ट करने से पहले का हो, दैट मीन्स उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हो, या एक्सपोर्ट करने के बाद का हो, इन दोनों ही पीरियड्स के लिए क्या चाहिए होता है, आपके एक्सपोर्टर को फंड्स चाहिए होते हैं। तो ये फंड्स की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जा रहा है? बाय प्रोवाइडिंग देम अ लोन जो उन्हें बैंक प्रोवाइड कर रहा है सो दैट दे कैन मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1967। क्योंकि अब ये इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज हो, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट इंक्रीज हो क्योंकि उससे आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो इंक्रीज होती है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन के पर्पस के लिए हमें एक्सपोर्टर्स को फंड प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फॉर दैट पर्पस आरबीआई ने इस एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम को क्या किया था, लॉन्च किया था इन 1967। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रोवाइड की जाए सो दैट वो इंटरनेशनली क्या कर सके, compete कर सके। एंड स्पेसिफिकली जो भी उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिस पे उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो कंसेशनल होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल लोन। ठीक है, अगर नॉर्मल लोन की तरह ही उनको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा तो शायद वो क्या करेंगे, दे विल फील कि हमें लोन नहीं लेना है, हम जितना हमारे पास फंड्स है उतना ही हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनको कंसेशनल रेट पे जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो तो वो क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं कि हाँ हम भी क्या करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे और कंट्री के लिए फॉरेन करेंसी को अर्न करेंगे। ठीक है, नाउ इसमें दो टाइप्स होती हैं आप, ठीक है, एक्सपोर्ट फाइनेंस के दो टाइप्स हैं। एक है आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस, एक है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, जब आप गुड्स को शिप करते हो
अगर आप उससे पहले फाइनेंस लेते हो उसे बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। अगर आप गुड्स को शिप करने के बाद आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, तो आइए अब इन दोनों को एक एक करके डिटेल में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस की। नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसा फाइनेंस या ऐसा लोन जो आप अपने एक्सपोर्टर को देते हो। कब देते हो? जब तक उसने गुड्स को एक्सपोर्ट अभी क्या नहीं किया, गुड शिपमेंट नहीं करी उसकी। ठीक है, तो ये वो लोन होता है जो किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो आपका एक्सपोर्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, प्रोसेसिंग कर पाए, पैकिंग कर पाए और गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो ये आपके गुड्स को एक्चुअली शिप पे चढ़ाने से पहले का जो फाइनेंस है, जो लोन है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स हैं। पहली क्या है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, इसको हम बोलते हैं ईपीसी या पीसीएल। इस पीसीएल का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जो है पैकिंग क्रेडिट लोन दे रहे हो, उसको ही बोलते हैं एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। इसमें क्या होता है, आप जो लोन की फैसिलिटी अपने एक्सपोर्टर को देते हो वो सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और पैकिंग जैसे कुछ कार्य करने के लिए आप उन्हें क्या देते हो, लोन प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अब दूसरी फैसिलिटी क्या है, जो दूसरा टाइप है इसका, वो है एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल। अब ये क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको क्या खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। अब जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो आप उस पे कुछ ड्यूटी पे करते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ड्यूटी या टैक्स आप उस पे पे करते हो। ओके, तो उसके बाद जब आप इन गुड्स को प्रिपेयर कर देते हो, फाइनली जब ये फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप इन्हें एक्सपोर्ट कर देते हो। तो एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट आपको क्या मिलती है, जो आपने ड्यूटी पे की है उसको, अब वो उसका रिफंड आपको मिलता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो अगर आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना है, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई लोन दिया गया है बैंक के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है जहाँ पे अगर आप कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया उस पर आप कुछ ड्यूटी या टैक्स पे करते हो, तो एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको क्या करते हैं, वो टैक्स रिफंड करते हैं, आपको टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं, जिसको हम ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। चलिए, ये हमारी प्री शिपमेंट की दो टाइप्स थी। अब इसमें जो पहली टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, तो उसको हम जरा डिटेल में करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टाइप, उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा प्री शिपमेंट फाइनेंस, हमने पढ़ा कि गुड्स को शिप पे चढ़ाने से पहले जो फाइनेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री शिपमेंट। अब आपने गुड्स को शिप पे चढ़ा दिया है, उसके बाद आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अब तो गुड्स को आपने शिप पे चढ़ा ही दिए, आपका काम तो सारा हो ही गया है, अब आपको फंड्स की क्यों जरूरत है। तो देखिए क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इम्पोर्टर है आपको तुरंत पेमेंट कर दे, जैसे आपने एक्सपोर्ट किया विद इन फ्यू डेज वो आपको पेमेंट कर दे, नहीं। इसके जो पेमेंट है उसमें टाइम लगता है, स्पेशली अगर आप यूसेंस बिल हमने बढ़ाया है जिसमें पेमेंट लेटर ऑन होती है, आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ के बाद होती है, तो उस दौरान जो ये टाइम पीरियड है, क्या उस वक्त आपके एक्सपोर्टर को फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्या उसे फर्दर और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। पर क्योंकि सारा फंड जो है वो पहले वाले मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो गया था और उसकी पेमेंट आने में अभी वक्त है, तो ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम क्या होता है, उसके जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके एक्सपोर्टर को, उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये वो फाइनेंस है जो बैंक प्रोवाइड करता है आपके एक्सपोर्टर्स को, टिल उसको क्या ना मिल जाए, अपने इम्पोर्टर से पेमेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो इसकी भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट बिल परचेज, डिस्काउंटेड या नेगोशिएटेड, ठीक है, या फिर एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स, अनड्रॉन बैलेंसेस एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। अब हम इन सारी टाइप्स को जो हमने पढ़ी है, चाहे वो प्री शिपमेंट की है चाहे वो पोस्ट शिपमेंट की है, अब इनको हम एक एक करके डिटेल में करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्री शिपमेंट में हमने पढ़ा था पैकिंग क्रेडिट लोन। ठीक है, हमने पढ़ा था पैकिंग क्रेडिट लोन जो दिया जाता है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए दिया जाता है आपके एक्सपोर्टर को, उसे हम बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट लोन। ठीक है, ये हेल्प करता है एक्सपोर्टर को कि वो क्या क्या कर सकता है, वो फंड्स अरेंज कर सकता है फॉर द रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कर सकता है, पैकिंग कर सकता है, अपनी लेबर को एक्सपेंसेस पे कर सकता है, या लोकल ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को वो ओवरकम कर सकता है या पे कर सकते हैं through this loan facility which is given by the bank to the exporter.
ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर पैकिंग क्रेडिट लोन। ओके, अब ये पैकिंग क्रेडिट लोन जो है उसको अगर आपने आपने अवेल करना है इस लोन को, तो इस लोन को अवेल करने से पहले की क्या कंडीशन है, व्हाट आर द प्री कंडीशंस। अगर आप इस लोन को अवेल करना चाहते हो तो आप कौन कौन सी कंडीशंस को अगर पूरा करते हो तो ही आप एलिजिबल होते हो। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी आपका एक्सपोर्टर होगा वो बैंक का कस्टमर होना चाहिए जिससे वो लोन ले रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आपके जो एक्सपोर्टर के पास क्या होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड उसके पास होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है उसके पास वो आरबीआई की कॉशियस लिस्ट में नहीं आना चाहिए। अब ये आरबीआई की कॉशियस लिस्ट कौन सी होती है, देखिए कुछ एक्सपोर्टर्स आपको पता है जैसे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड में हमेशा रहते हैं। तो और वो टाइमली क्या करते रहते हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट भी रखते हैं तो वो बैंक को भी अप्रोच करते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सपोर्टर्स होते हैं जो अगर आप कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस को अबॉलिश करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, टाइमली गुड्स को एक्सपोर्ट ना करते हैं, या फिर कोई भी डिफॉल्ट में रहते हैं, डिफॉल्टर्स जो रहते हैं आपके वो इन लिस्ट में आते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, उनको इस लिस्ट में डालता है कि ये जो है ये वो एक्सपोर्टर्स हैं जो बहुत तरह से क्या करते हैं, रूल्स को ब्रेक कर चुके हैं। तो इनको जो है वो लोन प्रोवाइड करने से पहले बैंक इनकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, अगर ये इस लिस्ट में आते हैं तो इनको वो नहीं लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नोट टू बी ईसीजीसी स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट। ऐसी हमारी जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है उसके अंडर भी कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स है, तो उनकी लिस्ट में भी अगर वो हैं उसमें भी इंक्लूड नहीं करना है, उनको भी लोन प्रोवाइड नहीं करना है। इसके अलावा आपके एक्सपोर्टर के पास क्या होना चाहिए, उसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट या जो भी ऑर्डर वो करने वाले हैं उसका कंफर्म ऑर्डर उनके पास कॉपी होनी चाहिए उसकी, और केवाईसी होनी चाहिए आपके एक्सपोर्टर की कंप्लीट। इसके अलावा जो भी हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे उस लोन पे उसे हम किससे लिंक करते हैं, MCLR। MCLR क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेंडिंग रेट्स। ठीक है, जो भी आप, ये एक बेंचमार्क रेट है, ठीक है, जो बैंक है वो चूज करता है। अभी कैसे वर्क करता है देखिए, अगर आपका जो लोन है, जो भी आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है वो रुपी लोन की फॉर्म में दिया जा रहा है, रुपीस की फॉर्म में दिया जा रहा है, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो कैसे डिसाइड होगा, जो भी बेंचमार्क रेट, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला MCLR लेंगे, उसमें आप बैंक अपना स्प्रेड ऐड करेगा, मार्जिन ऐड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट जिसपे लोन दिया जाएगा। जैसे कि अगर MCLR एग्जिस्टिंग रेट 8% है तो बैंक का स्प्रेड 1% है, तो टोटल कितने परसेंट पे आप लोन देंगे, 9% पे। इसके बाद है कितने टाइम पीरियड के लिए जो है ये पैकिंग क्रेडिट लोन दिया जाता है प्री शिपमेंट में, तो इसका नॉर्मल पीरियड है 180 डेज, एक्सटेंड कितने तक हो सकता है, 360 डेज, अप टू 360 डेज। ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हो कि मुझे इसके बियॉन्ड लोन चाहिए, तब क्या होगा, तब बैंक क्या करेगा, जो भी आपसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, अभी तो बैंक आपसे क्या करता है, कंसेशनल इंटरेस्ट चार्ज करता है। मैं आपको बता दूं कि जो बैंक है वो जो एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस देता है उस पर कंसेशनल इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जो नॉर्मल कमर्शियल लोन देते हैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपने 360 डेज से ज़्यादा उस लोन को एक्वायर करने का कहा, या आपने बोला कि मुझे ज़्यादा नीड है और दिनों के लिए मुझे लोन चाहिए, तो आपका जो नॉर्मल कंसेशनल इंटरेस्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके नॉर्मल कमर्शियल इंटरेस्ट में। ठीक है। अब बात करते हैं कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस जो है आपको कितने अमाउंट का लोन मिलेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा आपका, लोन जो है वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ या तो FOB वैल्यू, या उन गुड्स की जो आप बाहर डिलीवर कर रहे हो उनकी डोमेस्टिक कॉस्ट क्या है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी उतने उतने का आपको लोन मिलेगा। ठीक है, अब दो चीजें क्या है, एक है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, एक तो ये वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू कौन सी बोला मैंने आपको, कि जहां जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहां पे उन गुड्स की डोमेस्टिक वैल्यू क्या है। इन दोनों में से विच एवर इज लेस, उस अमाउंट पे आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि FOB वैल्यू क्या होती है। FOB मतलब होती है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। इसका मतलब जब आप गुड्स को शिप पे चढ़ाते हो तब तक के सारे खर्चे जितने भी होंगे वो इस वैल्यू में आते हैं। ठीक है, गुड्स को बनाने से लेकर गुड्स को शिप तक चढ़ाने तक के सारे खर्चे जो हैं वो इस फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पे आते हैं। डोमेस्टिक वैल्यू होती है कि अगर आप इस गुड्स को अपनी कंट्री में बेचते हो तो वहां पे आपको कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू होगी इन दोनों में से कम जो वैल्यू होगी, बैंक उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन लेस करेगा और जो भी अमाउंट बचकर आएगा वो आप एज ए लोन दे सकते हो। एक बात याद रखिएगा कि जो भी ये फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है।
नेक्स्ट है, अगर आपने लोन सैंक्शन कर दिया उसके बाद क्या? आफ्टर सैंक्शन ऑफ द लोन, जो बैंक है वो इंश्योर करेगा कि जो भी आपका एक्सपोर्टर है अब वो किसी और बैंक से ये लोन ना ले, ठीक है? वो इंश्योर करेगा ये जो आपकी एक्सपोर्टर है वो दोबारा किसी और बैंक से ये पीसीएल लोन ना ले। नंबर वन, बैंक क्या करेगा, जो भी उसका ओवरसीज बायर है जो सामान खरीदने वाला है, देख ठीक है, उससे क्या लेगा, क्रेडिट रिपोर्ट लेगा, क्योंकि फाइनली पेमेंट तो उसने करनी है ना रिटर्न। अगर वो पेमेंट करेगा, जैसे मान लीजिए इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यूएसए इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इंडिया ने क्या किया, यहाँ के बैंक से लोन ले लिया। अब ये लोन दिया जो है बैंक ने, ठीक है, बैंक को क्या उम्मीद है कि ये इंपोर्टर इसको पेमेंट करेगा तो ये हमें पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि ये जो इंपोर्टर है उसकी क्रेडिबिलिटी तो चेक की जाए। तो ये रिपोर्ट भी कौन चेक करेगा, बैंक करेगा। इसके अलावा बैंक एलसी को वेरीफाई करेगा। बैंक उनकी स्टॉक स्टेटमेंट मंगाएगा एक्सपोर्टर की। अब स्टॉक स्टेटमेंट क्या होती है, स्टॉक स्टेटमेंट में मेंशन होता है कि आपके पास कितना ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, कितना आपके पास रॉ मटेरियल है, कितना आपके पास सेमी फिनिश गुड्स है, कितने आपके पास फिनिश गुड्स हैं, ठीक है। और कि ये वो चेक करना चाहता है कि जितना फाइनेंस उसने लिया क्या उसको उतने तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो ये स्टॉक स्टेटमेंट मंगवाई जाती है। इसके अलावा वो ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि क्या वो ईसीजीसी से कवर्ड है या नहीं है, मतलब क्या फर्दर जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीज की कमीशन के अंदर वो खुद को रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आपका जो है लोन लिक्विडेट होता है, कब करना है आपको लोन को लिक्विडेट, जैसे आपके एक्सपोर्ट बिल सबमिट होते हैं आप इस लोन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, जो भी है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, एक एक्सट्रीम सिचुएशन, मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट के लिए लोन लिया और आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, आपके इंपोर्टर ने मना कर दिया किसी भी कारण से, तो उस केस में क्या होगा, लोन तो ग्रांट हो गया है। अब क्या होगा, जो लोन ग्रांट हुआ है अब उसको एक नॉर्मल जो डोमेस्टिक लोन है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं, इट विल बी डोमेस्टिक पेनल इंटरेस्ट। पेनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक तो होता है कि आपने लोन लिया उस पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी डिफॉल्ट करते हो या कोई भी कोई भी इलीगल चीज होती है या फिर कोई भी मिस्टेक होती है, कुछ भी होता है, तो उस केस में बैंक थोड़ी सी पेनल्टी चार्ज करता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है, तो उसे हम बोलते हैं पेनल रेट, पेनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो बैंक चार्ज करेगा वो पेनल इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि ये फाइनेंस दिया गया था फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। अब देखिए, अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि इंपोर्टर ने ऐसे ही मना कर दिया, कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे, उससे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी होगी, कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो जो बैंक है वो उनसे जो डोमेस्टिक पैनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा फॉर दैट लोन। नाउ व्हाट आर द वेरियस स्पेशल केसेस जो पीसीएल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये लोन चाहिए तो बैंक पूरी डिटेल एक्सपोर्टर की जो है केवाईसी करता है, उसकी लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। तो लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो आपका एक्सपोर्टर है वो विदाउट एनी कोई प्रूफ के बिना भी वो लोन ले सकता है, पर कंडीशंस क्या है। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट केस में ही है वो रनिंग अकाउंट फैसिलिटी। इसमें क्या है कि कभी कभार जो बैंक है वो पैकिंग क्रेडिट की फैसिलिटी जो है इवन बिफोर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने से पहले भी वो क्या है, एलसी रिसीव होने से पहले भी दे दिया जाता है। कब, अगर एक्सपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एक्सपोर्ट जो बैंक है वो सेटिस्फाइड है उसकी जो भी गुडविल है या क्रेडिबिलिटी से है, या फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर को या फिर एलसी को सबमिट करने की उसने वादा कर दिया है आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। ये यूजुअली उन एक्सपोर्टर के साथ होता है जिनकी बैंक के साथ अच्छी रेपुटेशन होती है और जो बहुत ही कंसिस्टेंटली बैंक के साथ रिलेशंस में होते हैं, जहाँ पे वो अच्छे से क्या करते हैं, रीपेमेंट उनका बिल्कुल टाइमली होता है, तो बैंक ऐसे एक्सपोर्टर्स को ये फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सब सप्लायर्स। बैंक सिर्फ सप्लायर को लोन नहीं देते हैं, उनके सब सप्लायर को भी लोन फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। किसके थ्रू, अगेंस्ट इनलैंड एलसी। अब हम एलसी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो इनलैंड एलसी के थ्रू क्या दिया जाता है, सब सप्लायर को भी लोन दिया जाता है। थर्ड क्या है, ऑयल सीड एक्सपोर्ट्स। अब ये एग्जाम्पशन क्या है, देखिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसका, ऑयल सीड्स का, ठीक है, तो ऑयल सीड्स का अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपने इसके लिए लोन ले लिया था और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आप इन ऑयल सीड्स को अपने डोमेस्टिक कंट्री में क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, और जो भी वहां से पैसा आप अर्न करोगे, जो भी रेवेन्यू अर्न करोगे, उससे आप इस लोन को रीपे कर दोगे विद इन 30 डेज।
ठीक है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, ऐसे गुड्स जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो भी लिस्ट में फेमा की लिस्ट में रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो अगर वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के हैं तो एक्सपोर्ट लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा अगर आपको ये लोन चाहिए। और अगर वो नेगेटिव कैटेगरी में है तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो ना ही आपको क्या करना है, ना ही आपको ये लोन की फैसिलिटी दी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारे पास। अब है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, अब पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में मैंने क्या कहा था कि अब गुड्स आपके शिप हो गए हैं, पर पेमेंट आपको थोड़ा लेट मिलेगा, कुछ टाइम के बाद मिलेगा, बट उस दौरान आपके एक्सपोर्टर को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा, जो भी उसके पास एक्सपोर्ट रिसीवेबल होता है, जो भी उसके पास बिल होगा जिसमें मेंशन होगा कि हम आपको इतने टाइम के बाद पेमेंट कर देंगे, आपके इंपोर्टर ने आपको रिसीवेबल दिया हुआ है कि मैं आपको इतने टाइम के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो उस एक्सपोर्ट रिसीवेबल के बिहाफ पे वो क्या करेगा, बैंक से क्या लेगा, लोन लेगा। ठीक है, और लेटर ऑन क्या होगा, बैंक जो है उस बायर से रिकवर कर लेगा। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, जहां पे जो एक्सपोर्टर है वो वेट नहीं करता है कि पेमेंट आएगी, वो बायर की पेमेंट का वेट ना करके वो सीधा क्या करता है, बैंक से लोन लेता है अगेंस्ट दैट एक्सपोर्ट रिसीवेबल। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है, जो भी एक्सपोर्टर होता है उसके पास क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड होना चाहिए। उसके अलावा जो भी गुड्स आपने शिप किए हैं उसका उसका वैलिड आपके पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आपने फिजिकल फॉर्म में भेजे, चाहे आपने वो कोई अपने सर्विसेज या आपने कोई सॉफ्टवेयर भेजा तो वो आपके डिजिटल फॉर्म में, तो आपके उसका प्रूफ होना चाहिए। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड विद इन 20 डेज, वो 21 डेज, जैसे आपने गुड्स को शिप किया, गुड्स को शिप करने के बाद विद इन 20 डेज ये सारे 21 डेज ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक तक पहुंच जाने चाहिए। जो भी इंटरेस्ट होगा वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाएगा। और जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएगी, ठीक है, इट इज टू बी रिलाइज विद आरबीआई टाइम लिमिट। जो भी अभी मैंने कहा कि एक्सपोर्टर जो है उसको लगता है कि टाइम लगेगा अभी मुझे रिसीव होने में पेमेंट, तो वो अभी बैंक से लेता है, लेकिन ये टाइम कितना होगा वो भी आरबीआई की लिमिट्स में होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 3 3 इयर्स हो गए हैं पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, जो बिल रिसीवेबल में मेंशन होगा अमाउंट, वो भी आरबीआई की जो भी रिलाइज्ड गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, कि हाउ मच टाइम डू वी नीड टू रिलाइज दी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। अब मैंने कहा था कि जैसे हमारे पास प्री शिपमेंट की टाइप्स थी, ऐसे हमारे पास पोस्ट शिपमेंट की टाइप्स भी हैं। पोस्ट शिपमेंट की हमारे पास 6 टाइप्स हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, एक्सपोर्ट बिल को परचेज करना या डिस्काउंट करना। ठीक है, याद रखिए परचेज जो वर्ड किया जाता है वो हम कौन से बिल के लिए करते हैं, साइट बिल के लिए। डिस्काउंट करते हैं हम यूसेंस बिल के लिए। ठीक है, और एक्सपोर्ट बिल को नेगोशिएट हम लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पहले आप एक समझ लीजिए फिर आपको बाकी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो हुआ क्या कि जैसे आपने यहाँ पे एक्सपोर्टर है, उसने गुड्स भेज दिए, किसको भेज दिए, इंपोर्टर को भेज दिए। अब इंपोर्टर ने क्या किया, जो बिल है वो यहाँ पे दे दिया इनको, जिसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि वो इतने टाइम के बाद जो है वो पेमेंट कर देंगे जो भी करके हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अगर तो वो साइट बिल है, साइट बिल मतलब क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट हो जाती है। ठीक है, और एक होता है आपका यूसेंस बिल। यूसेंस बिल में क्या होता है, आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ या 9th मंथ के बाद पेमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर क्या करता है, इस बिल को जाके बैंक को पकड़ा देता है। ठीक है, वो बैंक को देते हैं, बैंक को बोलता है आप ये बिल रख लीजिए। ठीक है, एक्सपोर्ट रिसीवेबल को आप रख लीजिए और आप मुझे इसके बदले में पेमेंट कर दीजिए अभी के अभी। ठीक है, और आप क्या करिए, जो भी बिल की रिक्वायरमेंट है, अगर वो साइट बिल है तो आप जो भी बायर का बैंक होगा उससे पेमेंट ले लेना। अगर ये यूसेंस बिल है तो आप आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ फिर उस बायर के बैंक से आप पेमेंट ले लेना। ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग आप मुझे अभी इंस्टेंट पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बिल परचेज या डिस्काउंट। बैंक गिव इमीडिएट पेमेंट अगेंस्ट डीपी और डीए। एक्सपोर्ट बिल बिफोर बायर पे, बायर के पे करने से पहले उसको इमीडिएट पेमेंट कर दी जाती है एक्सपोर्टर को। याद रखना है मैंने क्या बोला है, जो भी आपका साइट बिल है वो क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है, और यूसेंस बिल क्या किया जाता है, डिस्काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड। अगर आपकी कोई एलसी है, ठीक है, ये कहाँ फॉलो होती है, अगर आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो बैंक क्या करता है, नेगोशिएट करता है एंड पे ओनली इफ डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली कंप्लाइन विद द एलसी टर्म। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या किया जाता है, आपके एक्सपोर्टर्स को पेमेंट दे दी जाती है इमीडिएटली। ठीक है, और लेटर ऑन क्या करता है बैंक, इस एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो
बायर का जो बैंक है या फिर इंपोर्टर का जो बैंक है उससे वो क्या करता है, पेमेंट रिसीव करता है, बैंक रिसीव करता है वो, ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में एलसी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर एलसी में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हुई तो शायद यहाँ पे ये जो लोन है ग्रांट नहीं किया जाता। देखिए बैंक क्यों अपने पे रिस्क ले, ठीक है। बैंक अगर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगा और क्या करेगा फर्दर, फिर वो क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। बट अगर डॉक्यूमेंट आपके लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई दिक्कत है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो फिर लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता। अब कौन कौन सी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, जैसे कि लेट शिपमेंट, लेट प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, एलसी एक्सपायर हो गई, एक्सेसिव ड्रॉ कर लिया आपने ओवर द एलसी अमाउंट, रॉन्ग पोर्ट पे पहुंचा दिया, या अनऑथराइज पार्शियल ट्रांसशिपमेंट कर दी, आपका बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल जो इनकरेक्ट है, इंश्योरेंस का अमाउंट इनएडिक्वेट है, डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग है या इनकंसिस्टेंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स जो दी गई है वो इनकरेक्ट है, या आपकी जो शिपमेंट है वो शॉर्ट है, शॉर्ट शिपमेंट। तो ये अगर सारी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इनमें से कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो इशूइंग बैंक क्या करता है, ही कैन रिफ्यूज दी पेमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। थर्ड है हमारे पास एडवांस अगेंस्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है, इसमें जो आपका एक्सपोर्टर है वो अपना बिल बैंक को प्रोवाइड करता है और बोलता है कि ये बिल है, ठीक है, इसके थ्रू मुझे पेमेंट मिलनी है, तो आप इस बिल को रख लीजिए और आप जो है वो मेरे जो इम्पोर्टर के बैंक से आप लिंक रखिए और वो आपको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। बट फिलहाल आप इसके बेसिस पे मुझे जो है अर्ली पेमेंट कर दीजिए, काइंड ऑफ लोन प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वॉज सेंट ऑन द कलेक्शन बेसिस, बैंक कैन स्टिल ग्रांट एन एडवांस वाइल वेटिंग फॉर द बायर पेमेंट, ठीक है। वो बायर की पेमेंट का वेट करते हैं बट उससे पहले वो आपके एक्सपोर्टर को जो है फंड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट। अब कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजे किसको, इंपोर्टर को, डायरेक्टली यहाँ पे गुड्स पहुंच गए यहाँ से पेमेंट आ गई, काम खत्म हुआ। लेकिन अगर बीच में कंसाइनमेंट आती है तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, यहाँ पे गुड्स जो है पहले वो कंसाइनी तक पहुंचते हैं, ठीक है। कंसाइनी क्या करता है, या इसको हम एजेंट कहते हैं, ये एजेंट क्या करता है, गुड्स को फिर आगे सेल करता है। सेल करने के बाद वो आपको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। मतलब कि पहले गुड्स बिकेंगे, पहले क्या होगा, गुड्स वर सोल्ड एंड देन ओनली पेमेंट इज रिसीव्ड। तो इसमें आप कुछ टाइम लगता है, तो इसका रियलाइजेशन पीरियड क्या होता है, 9 मंथ नॉर्मली। बट अगर कोई ऐसा कंपनी है, इंडिया की ऐसी कोई कंपनी जिसका वेयर हाउस अब्रॉड में है, उनको कितना टाइम मिलता है इसके लिए, रियलाइजेशन पीरियड कितना मिलता है, 15 मंथ, ठीक है। तो ये है आपका एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट। फिर है एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस। अब अनड्रॉन बैलेंस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट हुए 10 लाख के, ठीक है, 10 लाख के गुड्स एक्सपोर्ट हो गए, लेकिन वहां से जो पेमेंट आई है वो अभी 7 लाख की आई है। क्यों, क्योंकि आपके इंपोर्टर ने कहा है कि पहले मैं क्या करूंगा, डिटेल में इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, मैं इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, क्वालिटी को क्वांटिटी को वेरीफाई करना चाहता हूँ, देन ओनली आई विल सेंड यू द नेक्स्ट जो बैलेंस है 3 लाख का। तो जो भी आपका ये पोर्शन है इनवॉइस का, जो भी आपके बिल में 3 लाख का जो पोर्शन जो रह गया है, जो कि अनपेड है या फिर अब आपको मिला नहीं है बैलेंस, उसके अगेंस्ट भी आप क्या ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है। और ये अमाउंट कितना होना चाहिए, इट शुड बी मैक्सिमम 10% ऑफ द एक्सपोर्ट वैल्यू। और जो भी कंसेशनल इंटरेस्ट मिलेगा वो कब तक मिलेगा, अप टू 90 डेज तक ही आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है उसकी टेन्योर कितना होता है, तो यहाँ पे क्योंकि ये अनपेड सिर्फ अनड्रॉन बैलेंस है, तो इसमें जो कंसेशनल इंटरेस्ट का पीरियड है वो सिर्फ 90 डेज ही रहेगा, ठीक है। लास्ट है आपके पास एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। अभी हम ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़कर आए थे, हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी जो हमारे रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उन पे अगर हम कोई भी ड्यूटी पे करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, जब हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ड्यूटी जो है उसके इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, रिफंड मिलता है, तो उसके बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो उसके अगेंस्ट भी ये क्या कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो। जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल होगा उसके अगेंस्ट आप बैंक से लोन ले सकते हो। लेकिन जो भी ये डॉक्यूमेंट होगा, रिसीवेबल होगा, ये कस्टम सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए एंड इट कैन बी कवर्ड अंडर ईसीजीसी डब्ल्यूटीपीएस, ठीक है। ये इसके अंडर कवर होना चाहिए, मतलब कि अगर आपका बैंक जो है अगर लोन प्रोवाइड करता है आपके एक्सपोर्टर को, ठीक है, आगे अब अगर इम्पोर्टर ने डिफॉल्ट कर दिया, मान लीजिए इसने पेमेंट नहीं करी और इसकी ये बोले कि मेरे पास भी फंड नहीं है, तो बैंक के पास भी कोई ना कोई इंश्योरेंस होनी चाहिए इस चीज़ को कवर करने के लिए, तो वो इसके अंडर भी कवर होना चाहिए ये चीज़। मतलब ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक वाली चीज़ है, इट कैन बी कवर्ड अंडर ईसीजीसी डब्ल्यूटीपीएस के अंदर, ठीक है। ये है आपका योर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस।
चलिए अब इसी ये टाइप्स खत्म हो गई है हमारी। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है? इट मीन्स कि क्या स्टैंडर्ड टाइम अलाउ किया जाता है बैंक के द्वारा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट टू ट्रेवल थ्रू बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, आपने गुड्स को शिप कर दिया, यहाँ से आपके गुड शिप होके चले गए जहाँ जाने थे। ठीक है, अब गुड शिप होने के बाद जो ये डॉक्यूमेंट है इनको प्रेजेंट करना बैंक में, फिर पेमेंट होना, इसके लिए कितना वक्त मिलेगा? इसे बोलते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम एक्सपोर्टर से लेकर अगर आपके गुड्स ओवरसीज बाहर तक चले गए हैं, उसके बाद कितना वक्त अलाउ किया जाएगा कि आपके जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और जो पेमेंट है वो बैंकिंग सिस्टम में कंप्लीट हो जाए, वो दिए जाएंगे। आरबीआई ने कितने डेज फिक्स किए हैं? 25 डेज। ठीक है, एज दी एनटीपी फॉर ऑल फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल 25 डेज आपको दिए गए हैं। अब आपके पास बिल दो तरह के होते हैं, जैसे मोस्टली एक साइट बिल, एक यूएसएस बिल। तो साइट बिल को हम डिमांड बिल भी कहते हैं, जो ऑन डिमांड पे किए जाते हैं। तो बायर इसमें क्या होता है, इमीडिएटली पे करता है जैसे ही उसको डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं। अब देखते हैं इसमें डेट कैसे कैलकुलेट होती है। मान लीजिए आपने गुड्स की शिपमेंट कर दी 1 जुलाई को। ठीक है, बैंक ने क्या किया, एक्सपोर्ट बिल जो था 5 जुलाई को जो है वो बैंक के पास प्रेजेंट कर दिया एंड उसने बैंक ने इसे परचेज कर लिया। अब 5 जुलाई जो है वो आपकी डेट हो गई। 5 जुलाई के बाद आपका जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है वो कितना है? 25 डेज। इसमें ऐड करिए तो 30 जुलाई तक जो है द बैंक विल अलाउ कंसेशनल एक्सपोर्ट फाइनेंस। अप टू 30 जुलाई तक उसको कंसेशनल एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा यूसेंस बिल है। अब यूसेंस बिल क्या होता है आपका, जिसमें कि पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है पेमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल 60 डेज 90 डेज जो भी हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें एक्सपोर्ट बिल जो प्रेजेंट हुआ बैंक के पास 5 जुलाई, जैसे अभी हमने पढ़ा था बैंक के पास जो बिल प्रेजेंट हुआ 5 जुलाई को हुआ। ठीक है, अब आपका यूसेंस पीरियड मान लीजिए यहाँ से 60 डेज है, तो 5 जुलाई में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने यूसेंस डेज जो भी हैं आपके पीरियड है वो ऐड करेंगे। प्लस क्या करेंगे, इसमें क्या मिलते हैं आपको, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है वो आपको ऐड करना है। फिर प्लस एक और चीज करनी है, वो है ग्रेस पीरियड आपको ऐड करना, अगर एप्लीकेबल है आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर है तो। इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आएगा 1 अक्टूबर, जो आपकी जो है नॉशनल ड्यू डेट होगी, अप टू विच द एक्सपोर्ट फाइनेंस एट कंसेशनल रेट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं कि आपको अगर नॉशनल ड्यू डेट कैलकुलेट करनी हो तो याद रखिएगा। ठीक है, साइट बिल के केस में क्या करना है, जो जिस दिन भी आपने बैंक ने परचेज किया आपका बिल, वो डेट प्लस आपने 25 डेज करने हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के। लेकिन यूसेंस के केस में आपने क्या करना है, वो डेट जिस दिन आपने प्रेजेंट करी है प्लस आपके जो भी यूसेंस पीरियड है या फिर जितना भी टाइम पीरियड है 60 डेज जैसे 90 डेज जो भी आपके होंगे यहाँ पे, फिर आपको नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड लेना है, प्लस आपको ग्रेस डेज भी लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें है कंसेशनल इंटरेस्ट। एज आई टोल्ड यू कि एक्सपोर्ट फाइनेंस जो हम करते हैं उसमें जो आपको जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो कंसेशनल या लोअर रेट पे दिया जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कमर्शियल जो भी लोन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, जो भी डिमांड बिल है, मतलब साइट बिल है आपका, उसमें जो पेमेंट है वो इमीडिएटली की जाती है। तो बैंक चार्जेस करता है कंसेशनल इंटरेस्ट ओनली अप टू द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। मैंने आपको बताया जो कंसेशनल इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है तब तक प्रोवाइड किया जाता है जो भी आपकी लिमिट्स हैं, उसके बियॉन्ड बैंक क्या करता है, डोमेस्टिक लोन की तरह उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करता है। तो अगर डिमांड बिल है तो उसमें कब तक आप पे कंसेशनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जब भी आपने बिल सबमिट करवाया है प्लस उसमें नॉर्मल ट्रांजिट डे करके, दैट इज यहाँ पे देखिए 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक की कंसेशनल रेट चार्ज किया जाएगा। यूसेंस बिल में क्या बताया मैंने, यूसेंस बिल में आपको जो भी डेट होगी उसमें यूसेंस पीरियड, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड और ग्रेस पीरियड, इन तीनों को ऐड करने के बाद जितने दिन बनते हैं उस पर कंसेशनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मैक्सिमम कंसेशनल पीरियड जो होता है वो 365 डेज का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। अगर आप उसके बाद बियॉन्ड जाते हो उसके, तो बैंक क्या करता है आपसे नॉर्मल जो भी कमर्शियल रेट बैंक लोन पे इंटरेस्ट होता है वो, या फिर कोई भी ओवर ड्यू दैट इज पेनल इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपोर्ट फाइनेंस। हमने पढ़ा कि एक्सपोर्टर को किस किस तरीके से फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब हमारे पास है इंपोर्टर फाइनेंस, जो आपके गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्टर फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। अब जो इंपोर्टर फाइनेंस फैसिलिटी है ये हमारे पास दो तरीके की है, जो कि ट्रेड क्रेडिट के अंदर आती है। अब ट्रेड क्रेडिट क्या होता है आपका, ठीक है, अब देखिए ट्रेड क्रेडिट मीन्स इम्पोर्टर परचेज अ गुड्स नाउ। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इंपोर्टर है वो आपके गुड्स परचेज कर लिए उसने। देखिए हमारे पास एग्जांपल है सामने, ये आपका एक्सपोर्टर है, मान लीजिए इंडिया से है। ठीक है, इसने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है और यहाँ पे ये यूएसए से आपका कौन है, बायर है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका इंपोर्टर परचेज कर रहा है गुड्स, उसने अभी गुड्स परचेज कर दिए हैं, बट वो पे द सप्लायर लेटर, अपने सप्लायर को कब पे करेगा, बाद में पे करेगा। ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास, देखिए, एक होता है सप्लायर क्रेडिट, एक होता है बायर क्रेडिट। अब पहले समझते हैं सप्लायर क्रेडिट क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका एक्सपोर्टर है, ठीक है, ये आपका एक्सपोर्टर है, ये खुद ही क्या करता है, इसे क्रेडिट देता है, इसे टाइम पीरियड देता है। जैसे मान लीजिए आज इसने 1 जुलाई को क्या किए, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसने उसको खुद ही टाइम दे दिया कि ठीक है, तुम मुझे आफ्टर 180 डेज बाद पेमेंट कर देना। तो एक तरह से ये क्या है, एक तरह से आपके ये इम्पोर्टर को क्या मिला है, क्रेडिट पीरियड मिला है, काइंड ऑफ लोन मिला है कि उसने सामान खरीद लिया, पेमेंट करी नहीं। ठीक है, तो ये क्रेडिट पीरियड जो है वो दिया जाता है बाय द एक्सपोर्टर हिमसेल्फ। उसने उसको टाइम पीरियड खुद ही दिया है कि आप इतने टाइम के बाद जो है मुझे वो पेमेंट कर सकते हो। ये जो टाइम पीरियड होगा ये एग्रीड होगा बिटवीन द 2 पर्सन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडियन इंपोर्टर लिखा है, बट मैंने यहाँ पे डिफरेंट ले लिए हैं, कोई बात नहीं। पर अब इतना समझ लीजिए कि जो भी एक्सपोर्टर है उसने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं, गुड शिप हो गए हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि आपको जो मुझे पेमेंट करनी है वो कब करेंगे, आप 180 डेज के बाद कर सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो में जो भी आपके इम्पोर्टर को फाइनेंस या फिर आपको उसको जो भी लोन प्रोवाइड किया गया है वो खुद एक्सपोर्टर ने ही किया है बाय गिविंग हिम अ टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट। ठीक है। सेकंड है, इसमें आपके पास है कुछ की पॉइंट्स। पहला क्या है, जो भी आपका एक्सपोर्टर फाइनेंस है वो कौन, जो आपके इंपोर्टर को फाइनेंस करता है खुद एक्सपोर्टर ही करता है। कैसे करता है, उसको वक्त देकर कि आप थोड़ा टाइम बाद पेमेंट कर देना, 180 डेज के बाद पेमेंट कर देना, जो भी टाइम पीरियड होगा। ठीक है। एक्सपोर्टर में टेक फाइनेंस फ्रॉम इन ओन बैंक, या ठीक है, वो एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, अपने खुद के बैंक से क्या ले सकता है, फाइनेंस ले सकता है। अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, तो एक्सपोर्टर जो है वो रिमेन लाइबल टू इट्स बैंक। ठीक है, मान लीजिए उसने बोला कि आप मुझे 180 डेज के बाद पेमेंट कर देना। अभी हमने यही पढ़ा कि यहाँ पे इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट हुए आपके यूएसए में। ठीक है, यहाँ से गुड्स चले गए हैं, गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट हो गए हैं, लेकिन पेमेंट के लिए टाइम कितना दिए, 180 डेज। इस दौरान क्या हुआ, इंडिया वाला क्या गया कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ने क्या किया, वो अपने बैंक के पास चला गया और बैंक को बोला कि आप ये जो भी रिसीवेबल है ये आप रख लीजिए और मुझे जो है लोन प्रोवाइड कर दीजिए। अब मान लीजिए इंडिया वाले ने क्या किया, पेमेंट ले ली, ठीक है, अपने ही बैंक से पेमेंट ले ली, बट लेटर ऑन ये यूएसए ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, 180 डेज के बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं करी। तो इस केस में जो ये इंडिया से जो भी एक्सपोर्टर होगा ये खुद लाइबल है कि वो बैंक को रिपेमेंट करेगा लोन की। नेक्स्ट है, अगर कैपिटल गुड्स हो तो रिपेमेंट का कितना टाइम देते हैं उनको, अप टू 3 इयर्स। और अगर नॉन कैपिटल गुड्स हो तो अप टू 1 ईयर। और ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है आपका, जब आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हो, फिर उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करते हो, उसकी पैकेजिंग करते हो, लेबलिंग करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, फाइनली आप उसे सेल करके कैश अर्न करते हो। तो ये जो पूरा साइकिल है इसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो नॉन कैपिटल गुड्स में अप टू 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लोअर, ठीक है, उतने तक का आप क्या करते हो, ये टाइम पीरियड देते हो रीपेमेंट का, लोन का। नेक्स्ट है लिमिट। इसमें लिमिट क्या है, इसमें $50 मिलियन पर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन जो है वो लिमिट है। नेक्स्ट है बायर क्रेडिट। अब बायर क्रेडिट में क्या होता है, इसमें जो इम्पोर्टर है वो क्या करता है, जो जिसने गुड्स को इंपोर्ट किया है अब उसको पेमेंट करनी है, वो क्या करता है, ही अरेंज लोन फ्रॉम अ फॉरेन बैंक टू पे द एक्सपोर्टर इमीडिएटली। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने ही बैंक, लोकल बैंक से क्या करता है, एक फंड अरेंज कर कर क्या करता है, उन्हें पेमेंट दे देता है और लेटर ऑन खुद के बैंक को बाद में पेमेंट करता है। कैसे, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टर ने क्या किया, बाय करी मशीनरी ऑफ वर्थ $1 मिलियन। ठीक है, इसने क्या किया, आप इम्पोर्टर ने मशीन बाय करी है $1 मिलियन की। अब एक्सपोर्टर चाहता है कि मुझे तो इमीडिएट पेमेंट मिल जाए, आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ पेमेंट इमीडिएटली। तो इम्पोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर क्या करेगा, अरेंज करेगा फाइनेंस फ्रॉम द फॉरेन बैंक। क्या करेगा, वो फॉरेन बैंक से क्या करेगा, अरेंज करेगा बैंक से लोन। ठीक है, अब फॉरेन बैंक पे द एक्सपोर्टर, क्या करेगा, वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। लेटर ऑन इम्पोर्टर पे द फॉरेन बैंक इन इंस्टॉलमेंट, वो आप फॉरेन बैंक को क्या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता रहेगा। अभी एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे ये आपका इम्पोर्टर है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स जो है आपके शिप हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एरो गलत हो गया है, यहाँ पे एक्सपोर्टर ने गुड शिप किए हैं तो शिप गुड इधर को आएंगे। ठीक है, ये गलत हो गया एरो, यहाँ पे एक्सपोर्टर ने इम्पोर्टर को गुड्स दे दिए। ठीक है, अब बायर ने क्या, आपको एक सप्लायर ने कहा कि मुझे तो इमीडिएट पेमेंट चाहिए। अब बायर ने क्या किया,
ओवरसीज बैंक, यहाँ पे इनके बैंक से बोला कि आप जो है वो इनको पेमेंट कर दीजिए, आपको जो है वो पेमेंट बाद में कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्टली इसको तो अप्रोच कर नहीं सकता, तो ये पहले अपने बैंक पे जाएगा, ठीक है, अपने लोकल बैंक बैंक पे जाएगा, जो कि क्या करेगा, उनको बोलेगा कि इनके थ्रू बोलेगा कि आप उनको पेमेंट कर दीजिए। फर्दर जो है, जो भी ये पेमेंट बाद में रीपेमेंट करेगा वो भी बैंक के थ्रू ही करेगा ये, ठीक है। तो बैंक और बैंक की डील आपस में होगी। बट यहाँ पे क्या हो गया कि फिलहाल ये हमने देखने को मिला कि जो इम्पोर्टर है उसने इंस्टेंट पेमेंट कर दी एक्सपोर्टर को, चाहे वो लोन लेकर करिए, और वो लोन की रीपेमेंट वो बाद में कर देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोन जो अरेंज किया जाता है वो फॉरेन बैंक से किया जाता है, एक्सपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है, इंपोर्टर बाद में उस फॉरेन बैंक को पेमेंट कर देता है। कैपिटल गुड्स के केस में जो लोन की रीपेमेंट अप टू 3 इयर्स होगी, नॉन कैपिटल गुड्स में अप टू 1 ईयर, और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेस होगी, ठीक है। और लिमिट इसकी अगेन 50 मिलियन पर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन ही है, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है दोनों टाइप ऑफ क्रेडिट में। तो ये है आपके इंपोर्ट फाइनेंस के अंदर दो टाइप ऑफ क्रेडिट, दैट इज सप्लायर एंड बायर क्रेडिट। चलिए अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए सप्लायर क्रेडिट में कौन क्या होता है कि जो क्रेडिट किसने दिया है, खुद एक्सपोर्टर ने दिया है। कैसे दिया, उसको टाइम दे दिया कि तू कुछ टाइम बाद पेमेंट कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो बायर को क्रेडिट मिला है वो किससे मिला है, फॉरेन बैंक से मिला है। नेक्स्ट है हु गेट इमीडिएट पेमेंट, यहाँ पे किसको, एक्सपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट मिलती है। नो, यहाँ पे एक्सपोर्टर वेट करता है उस टाइम का जो उसने खुद ही दिया है, यहाँ पे एक्सपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट मिलती है। यहाँ लोन कौन अरेंज करता है, सप्लायर क्रेडिट में खुद एक्सपोर्टर करता है, वहाँ पे इम्पोर्टर करता है खुद अरेंज। नेक्स्ट है इम्पोर्टर की लाइबिलिटी। इंपोर्टर की लाइबिलिटी यहाँ पे क्या है कि जो भी टाइम उसने एक्सपोर्टर ने उसको दिया था, उसके बाद उसको अपने एक्सपोर्टर को उस टाइम के बाद, जैसे 180 डेज मान लो, उसके बाद उसको पेमेंट करनी है। यहाँ पे इंपोर्टर की लाइबिलिटी क्या है कि उसने अपने एक्सपोर्टर को तो पहले ही पेमेंट कर दी है, अब उसको क्या करना है, फॉरेन बैंक को रिपेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सप्लायर एंड बायर क्रेडिट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये कुछ इन्फोग्राफिक्स है इस पूरे पीपीटी का, जो अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आप यहाँ पे एक वन स्लाइड में भी आप देखकर समझ सकते हैं, ये आपको शॉर्ट में सारा कुछ क्रक्स में दिया हुआ है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग दिस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एन एक्सपोर्टर हैज शिप्ड गुड्स बट द ओवरसीज बायर विल मेक पेमेंट आफ्टर 60 डेज, ठीक है। एक्सपोर्टर ने गुड शिप कर दिए, बट बायर ने कहा मैं 60 डेज के बाद पेमेंट करूंगा। एक्सपोर्टर ने क्या किया, जो बिल था वो कहाँ भेज दिया, बिल बैंक में भेज दिया फॉर कलेक्शन, एंड उनसे इमीडिएट फंड्स ले लिए। तो ये बैंक ने विच फैसिलिटी इज अप्रोप्रिएट, इसमें कौन सी फैसिलिटी अप्रोप्रिएट रहेगी, पहला है एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, एडवांस अगेंस्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सप्लायर क्रेडिट या बायर क्रेडिट। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। ये आपका जो है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंदर आप ये कर सकते हैं, जहाँ पे आप बिल भेज देते हैं बैंक में फॉर कलेक्शन और इमीडिएट पेमेंट ले लेते हैं उनसे, ठीक है, बैंक से। सेकंड है एन इंडियन इंपोर्टर परचेज मशीनरी, उन्होंने इंडियन इंपोर्टर ने मशीनरी परचेज करी है $1 मिलियन की। फॉरेन के एक्सपोर्टर ने एग्री किया है टू गिव 180 डे क्रेडिट। क्या देगा उसको, वो 180 डे क्रेडिट देगा, अलोइंग द इंपोर्टर टू पे आफ्टर 180 डेज। उनको कहा कि तुम 180 डेज के बाद मुझे पे कर देना। इसमें क्या हुआ है, एक्सपोर्टर ने खुद इंपोर्टर को टाइम दिया है 180 डेज का कि तुम मुझे 180 डेज का पेमेंट कर देना। तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि ट्रेड क्रेडिट के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिसमें कि आपके इंपोर्टर को फाइनेंस फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पे अभी कौन सी है, इंपोर्टर बैंक, फॉरेन बैंक, एक्सपोर्टर सप्लायर है, आरबीआई। तो आपको ये बताना है कि हु इज प्रोवाइडिंग द क्रेडिट इन डेट। तो अब यहाँ देखिए एक्सपोर्टर ने खुद इंपोर्टर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ऑप्शन सी एक्सपोर्टर या सप्लायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एन इंडियन एक्सपोर्टर हैज पेड एलिजिबल ड्यूटीज ऑन इनपुट, ठीक है। आपके एक्सपोर्टर ने कुछ ड्यूटीज पे करी है इनपुट पे, जो उन्होंने रॉ मटेरियल वगैरह उन पे ड्यूटीज पे करी है, जो उन्होंने फर्दर एक्सपोर्ट करने थे। अब द एक्सपोर्टर इज एंटाइटल टू रिफंड, अब एक्सपोर्टर को क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा या रिमिशन मिलेगा उन ड्यूटीज का, ठीक है, जो भी गुड्स उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये बेनिफिट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बायर क्रेडिट, ड्यूटी ड्रॉबैक, सप्लायर क्रेडिट या पैकिंग क्रेडिट। तो इसको हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, ओके। ये फैसिलिटी को हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरीके से अगर आप सारे जो ये जैसे ये टॉपिक हमने कवर किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अगर आप चाहते हो कि इन सारे टॉपिक्स को आप और डिटेल में करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर कोर्सेज के अंडर कैप कोर्सेज को क्लिक करके वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ये पेज ओपन होगा, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
इसके अंदर आपको सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपके कैब एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स आपको सबकी यहाँ पे डिटेल आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स नोट मिलेंगे। कॉन्सेप्ट नोट्स में भी आपको ऐसा कराया गया है कि आपको जो चैप्टर है वो पार्ट्स में करवाया गया है, ताकि आपके प्रोफेशन के हिसाब से अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उन पार्ट्स को अपनी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पीपीटीज के थ्रू या लेक्चर्स के थ्रू नहीं कराया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, आपको सोल्ड पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं आपके रिवीजन के लिए, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको एक तरह से आपकी रिवीजन के आपकी अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द सिलेबस अलोंग विद दैट आप रिवीजन भी कर सकते थ्रू वेरियस मॉक टेस्ट। तो ये आप हमारी जो मास्टर कोर्स का है वो अवेल कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है वो हमें कमेंट कर सकते हैं। अदर देन दैट आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है, आप उसके थ्रू भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।